मम्मी, विजय मामा का फोन आ रहा है। वो पूछ रहे हैं आप भाई दूज के लिए कब तक पहुंचोगे। अरे बोल दे कि अभी मुझे टाइम लगेगा, शाम तक आऊंगी कह दे। पर मम्मी, हम तो अभी तैयार होकर निकल रहे हैं, तो विजय मामा के घर देर से क्यों? गुलशन मामा के घर भी तो हम पहुंच ही रहे हैं ना थोड़ी देर में। विजय मामा का घर भी तो पास में ही है। अरे छोड़ना, वैसे भी विजय कौन सा कुछ करता है। जाओ तो उमा वही सूखी रोटी और दाल खिला देती है और विजय 100 रुपए हाथ में दे देता है। असली भाई दूज तो गुलशन भैया करते हैं। जब भी जाऊं 2100 रुपए हाथ में पकड़ाते हैं और उपहार अलग से देते हैं। और सरोज भाभी भी ढेरों पकवान बनाती हैं। मम्मी कैब आ गई है। पापा बुआ के घर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम लोग ही मामा के घर आए। छोड़ना उन्हें, वैसे भी अच्छा है ननद जी आती तो मैं अपने भाइयों के घर न जा पाती। चलो फटाफट कैब में बैठो, मैं भी आ रही हूँ। ललिता गुलशन और विजय में बीच की बहन थी। गुलशन सबसे बड़ा था, उसके बाद ललिता और तीसरे नंबर पर विजय। गुलशन पैसे वाला था जबकि विजय ठीक ठाक कमाता था। भाई दूज का त्योहार आता है। विजय भी ललिता की राह देख रहा था, पर ललिता हर बार की तरह इस बार भी पहले अपने बड़े भाई गुलशन के घर पहुंचती है। मजा आ गया भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट रसमलाई बनाई है तुमने। अरे ननद जी, बनाई नहीं है, वो सोनू भैया है ना, वो सुबह सुबह ही आ गए थे। भाभी को भी अपने मायके जाना था तो यहीं से टीका करवाते हुए गए हैं, वही लेकर आए थे। अच्छा अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। अरे सरोज, ललिता बहन के लिए जो उपहार लाया था वो तो दे दो। ललिता, ये लो तुम्हारा भाई दूज का उपहार, और साथ में ये लिफाफा भी रखो। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी, हर बार तो इतना कुछ दे देते हो। रख लो बहन, कोई बात नहीं। अच्छा, विजय के घर जा रही हो क्या? देखती हूँ भैया, वैसे तो मैं बहुत थक गई हूँ, जाते जाते 10 मिनट होती जाऊंगी। ललिता मुंह बनाती हुई विजय के घर पहुंची। अब ललिता दीदी, आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रहा था। आकर भी क्या करती, तुमने तो फोन पर पहले ही कह दिया कि उमा अपने मायके गई हुई है। यही इज्जत देते हो तुम दोनों मियाँ बीवी मुझे। उधर देखो, सरोज भाभी अपने मायके नहीं गई, उन्हें पता था मैंने आना है। अब दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हो उमा के भाई का पिछले दिनों एक्सीडेंट में एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए उमा टीका करने के लिए चली गई, बस आने वाली होगी। वो जानती थी कि आप आओगे, वो खाना बनाकर ही गई है। नहीं नहीं, नहीं खाना, हम बड़े भैया के घर से खा कर आए हैं। सरोज भाभी ने पूरा पेट अच्छे से भर दिया। अब बस तुम जल्दी से टीका करवा लो, फिर मुझे घर निकलना है। ललित बेमन से अपने भाई विजय को टीका करती है। विजय जानता था कि ललिता जितना प्यार अपने बड़े भाई गुलशन से करती है उतना वो उससे नहीं करती, पर वो हमेशा चुप हो जाता था। विजय अपनी बहन ललिता के हाथ में लिफाफा देता है। लिफाफे में 501 रुपए थे। अब ललिता दीदी, इस महीने अभी तनख्वाह नहीं मिली तो मैं थोड़े दे पा रहा हूँ। बस बस, मैं समझ गई, तुम वैसे भी गुलशन भैया की तरह बड़े दिल वाले नहीं हो। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारे जीजा जी घर आ गए होंगे। पर दीदी, उमा आने वाली होगी। तभी उमा भी आ जाती है। नमस्ते दीदी, वो कैब नहीं मिल रही थी वहां से, तो आने में थोड़ी देर हो गई। आप बैठो, मैं अभी आप सबके लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं नहीं, अब तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं रुक सकती। चलो बच्चों। बाय मामा जी, बाय मामी जी, बाय अंकुर। बाय मामा जी, बाय मामी जी, बाय अंकुर। अरे चलो बच्चों, हो गई अब बाय बाय, कैब वाला इंतजार कर रहा होगा। त्योहार के दिन ललिता का इतनी देर से आना और उसके बाद इस तरह का बर्ताव विजय और उमा के दिल को दुखा देता है, पर वो दोनों चुप हो जाते हैं। भाई दूज का त्योहार बीत जाता है। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी तय हो जाती है। ललिता ने सारी तैयारी कर ली थी। उसे तो बस इंतजार था कि उसके बड़े भाई की तरफ से उसकी बेटी के लिए शादी में बहुत कुछ आने का। अरे ललिता, मैं सोच रहा था कि प्रिया को फ्रिज हम डबल डोर ही दे देते हैं, तुम पसंद कर लेती। अरे कैसी बातें कर रहे हो, डबल डोर फ्रिज, एयर कंडीशनर और बाकी वो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब बड़ी चीज मैंने गुलशन भैया को पहले ही बोल दिया था। आखिर मेरे बड़े भाई हैं, उनसे तो मैं हक से मांग सकती हूँ।
और मेरे बड़े भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो कोई विजय की तरह थोड़ी है जो राखी भाई दूज की तरह 501 का लिफाफा लेकर शादी में आ जाए। मैं अभी भैया को फोन करती हूँ। ललिता अपने बड़े भाई गुलशन को फोन मिलाती है, पर उसका फोन गुलशन नहीं उसकी पत्नी सरोज उठाती है। ललिता उसे प्रिया के दहेज के बारे में बात करती है। देखो नन्नत जी, छोटे मोटे खर्चों तक तो ठीक है, पर इतने बड़े बड़े सामान के खर्चे, आप जानती ही हो कि आगे हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। ये तो आपके कहने पर लाखों रुपए निकाल देंगे, पर मैं नहीं चाहती कि हम इतना खर्च करें। ये सब सामान तो आपको खुद ही बनाना होगा। मेरे और इनकी तरफ से 51,000 शगुन के मैं कल ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी, क्योंकि हम लोग तो 15 दिन की ट्रिप पर भारत से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। वो मेरे भैया भाभी ने प्लान बना लिया है, तो हम शादी से एक दिन पहले ही लौटेंगे। आप चिंता मत करो, शादी में हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। अब अच्छा, मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ननद जी। ललिता घबरा जाती है क्योंकि उसने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, पर सरोज के ऐसे जवाब से ललिता कुछ पलों के लिए तो सहम गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और सारी बात अपने पति को बताई। और अपने भाई के चक्कर में तुमने कोई भी ढंग से तैयारी नहीं की। जो भी चीज लेने के लिए कहूं तो तुम कहती थी तुम्हारा भाई सब कर देगा। अरे मैं किसी से उधार पर पैसे ही उठा लेता, अब इतनी जल्दी में कोई भी नहीं देगा। ललिता परेशान हो जाती है, तभी विजय आ जाता है। साथ में उमा भी थी और उनका बेटा अंकुर भी। विजय ललिता को शादी के लिए 5 लाख रुपए देता है। विजय, इतने पैसे ये तेरे पास कहां से आए? अब दीदी, आप तो जानती हो हमारी कोई बेटी तो है नहीं। अंकुर हमारा इकलौता बेटा है और अभी तो ये पढ़ रहा है। प्रिया जब छोटी थी मैंने तब से ही उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। मेरा सपना था कि मैं अपनी भांजी प्रिया की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ सकूं। बस आज इन पैसों को आपको देने का सही समय आ गया। ये रख लो दीदी, प्रिया की शादी में काम आएंगे। उसका मामा उसके लिए इतना तो कर ही सकता है ना। ललिता की आंखों में बहुत शर्मिंदगी थी और आंसू भी थे। अपने जिस भाई को उसने कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा नीचा दिखाया, आज वही छोटा भाई अपनी जरूरत से हटकर अपनी बहन की जरूरत को महत्व दे रहा था। विजय चाहता तो ये सारे पैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था, पर उसने एक भाई होने का फर्ज निभाया। ललिता की आंखें सच देख चुकी थी। उसका भाई विजय तो हीरा था जिसका मूल्य वो जानती ही नहीं थी। सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। विजय और उमा मिलकर प्रिया की शादी की सारी तैयारी करते हैं। शादी से एक दिन पहले गुलशन और सरोज भी आ जाते हैं, पर इतनी शाही साज सजावट, सारे इंतजाम देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। क्या बात है ललिता बहन, तुमने तो बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। प्रिया को देने का सामान भी बहुत अच्छा बनाया है। वैसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बड़े भैया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे छोटे भाई विजय ने सब कुछ संभाल लिया। मुझे गर्व है अपने भाई विजय पर, जिसने मुश्किल घड़ी में अपने भाई होने का फर्ज निभाया। वैसे आपके पास टाइम तो है ना शादी में रुकने का, या फिर कहीं और घूमने जाना है? क्यों भाभी, अगर जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा भाई विजय है मेरे साथ और उसके होते हुए मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। भाभी, अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना। मैंने आपके भेजे हुए 51,000 रुपए आपको वापस भेज दिए हैं। मुझे अब उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ललिता विजय के साथ मेहंदी की रस्म के लिए चली जाती है। दोनों बहन भाई खूब नाचते गाते हैं। अगले दिन धूमधाम से प्रिया की शादी होती है। उसके बाद से ललिता ने अपने बड़े भाई भाभी के घर जाना कम कर दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि अपने रिश्ते वही होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। सूरज और उसकी 7 बहनें माला, मधु, पूजा, सीमा, मेघा, वर्षा और किरण इस दुनिया में अनाथ हो गए। कुछ दिन पहले सुबह के समय उनके माता पिता जिस बस में मजदूरी करके शहर से गांव लौट रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। ये खबर जब सभी भाई बहनों को मिली तो रो रो कर उनका बुरा हाल था। रिश्तेदार भी बच्चों से पल्ला झाड़कर अपने अपने घर चले गए। माला दीदी, मुझे भूख लगी है। हाँ मेरे राजा भैया, मैं और रोटी लाती हूँ। अब क्या करूँ, जो आटा था उसकी रोटियां बना दी। सबके हिस्से में आधी आधी रोटी आई। अब सूरज को रोटी, हाँ मैं अपने हिस्से की रोटी सूरज को दे देती हूँ।
माला जैसे ही अपने हिस्से की रोटी सूरज की थाली में रखने लगती है, वो देखती है उसकी 6 बहनें पहले ही अपनी रोटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सूरज की थाली में रख चुकी हैं। माला दीदी ये देखो, मेरे पास कितनी सारी रोटियां। मुझे मधु दीदी, पूजा दीदी, सीमा दीदी, मेघा दीदी, वर्षा दीदी और किरण दीदी सबने अपनी रोटी दे दी। माला दीदी, हम सबको इतनी भूख नहीं थी। हाँ दीदी, सूरज हमारा छोटा भाई है, अगर वो पेट भर कर खाएगा तो हमें लगेगा कि हमारा पेट भर गया, इसीलिए हमने अपनी रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सूरज को दे दिया। दीदी, मेरी प्यारी बहनों, तुम सब बहुत समझदार हो। माँ बापू के जाने के बाद सूरज बहुत उदास रहने लगा है। हमें अपने भाई को हर खुशी देनी है, खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए, पर हमारा भाई हमेशा मुस्कुराता रहे। अब से हम यही कोशिश करेंगे। मैंने गांव के जमींदार साहब से बात कर ली है, वो हम सबको अपने खेतों पर काम दे रहे हैं। अब हम सब मिलकर मजदूरी करेंगे और सूरज को पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। फिर सूरज की अच्छी नौकरी लग जाएगी, सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। हर साल रक्षाबंधन का त्योहार आता, सभी बहनें मिलकर अपने भाई को राखी बांधती, उसकी लंबी आयु की कामना करती। अरे वाह दीदी, ये बैट बॉल तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया ना? ये देखो, हम सब ने तुम्हारे लिए नया कुर्ता पजामा भी खरीदा है। माला दीदी, हम सब ने लड्डू बना दिए। लड्डू? आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो हर दिन रक्षाबंधन मनाऊंगा दीदी। आप सब मेरे लिए इतना करती हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े, खिलौने, मिठाई। सच में रक्षाबंधन का त्योहार तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या हुआ दीदी? मैंने आपको कहा था ना, हम सब बहनें आज के दिन नहीं रोएंगे। पर मधु दीदी, आज रक्षाबंधन के दिन सूरज की बहुत याद आ रही है। याद तो हम सबको आएगी ही, आखिर सूरज हमारा इकलौता भाई है, हम 7 बहनों की जान है। पर वो तो अपनी पत्नी के कहने पर चल रहा है। शहर में नौकरी लगते ही उसने हम सबको बिना बताए सुनैना भाभी से शादी कर ली। और जब पिछले साल हम सब बहनें अचानक उससे मिलने शहर गए, आपको याद है ना, सुनैना भाभी ने और सूरज ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था। सूरज, तूने शादी कर ली, शहर में घर बसा लिया और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम सब तेरे आने की राह देख रही थी। कितने साल तो तूने शहर में पढ़ाई में लगा दिए, मुश्किल से एक बार मिलने के लिए आया। ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुम सब उसे क्यों तंग कर रही हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो नहीं आया। तो क्या हुआ, हम सब बहनें उससे मिलने आ गई। सूरज, मेरे प्यारे भैया, कल रक्षाबंधन है, तो हमने सोचा कि हम इस बार अपने हाथों से तुम्हें राखी बांधे, इसीलिए हम सब बिना बताए आ गए। सुनैना भाभी, ये आपके लिए कुछ उपहार लाए थे। हमने सोचा पहली बार आपसे मिल रहे हैं, आप देखकर बताओ कैसे हैं। मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये सब तुम जैसी गांव की गंवार ही पहनती हैं। हम शहर के लोग नहीं पहनते, और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम सब जानबूझकर यहाँ आई हो। तुम्हें पता है तुम ये 2-2 रुपए की राखी बांधकर अपने भाई से अच्छे खासे पैसे और महंगा सामान वसूल कर ले जाओगी। मैं सब जानती हूँ तुम जैसी बहनें बहुत चालाक होती हैं। तुम सब जानती हो कि सूरज एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और लाखों रुपए कमा रहा है, और हमने ये नया फ्लैट भी खरीदा है। कहीं ना कहीं तुम सबके मन में यही चल रहा होगा कि जितना पैसा तुमने सूरज पर लगाया है वो वसूलने का समय आ गया है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूं ना? भाभी, आप ज्यादा बोल रहे हो, हम सब ने ऐसा कभी नहीं सोचा। सूरज हमारा छोटा भाई है और हमें जान से प्यारा है। किरण, चुप हो जाओ, भाभी के आगे मत बोलो, वो ओहदे में तुमसे बड़ी हैं। माला दीदी, एक बार आने से पहले बता तो देती, हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं। आप सबके सब आ गई हो अचानक से। हमें सुनैना के घर जाना था, वहां रक्षाबंधन की पार्टी है। अब मैं आपके साथ बैठकर यहाँ टाइम तो खराब नहीं कर सकता ना। एक काम करो, आप सब ये राखी रख दो, मैं अपने आप बांध लूंगा। सुनैना, इन सबको चाय पानी दे दो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मैं उनसे मिलने होटल जा रहा हूँ। सूरज, राखी और ये लड्डू। सूरज, तुम लोगों ने चाय पानी पीना है या जल्दी से बताओ, क्योंकि मेरा भी ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है, मुझे वहां जाना है। मेरी मॉम के घर रक्षाबंधन की बहुत बड़ी पार्टी है, कल मुझे अपने भाई के घर राखी बांधने जाना है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। नहीं नहीं भाभी, हम कुछ नहीं लेंगे, हम चलते हैं।
सभी बहनें अपने भाई सूरज को याद करके रो पड़ती हैं। तभी जमींदार साहब आ जाते हैं। माला बेटी, ये लो मेरे मोबाइल पर शहर से सूरज की पत्नी सुनैना का फोन आया है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही चला आया, नहीं तो तुम्हें बुला लेता। लगता है सूरज किसी तकलीफ में है। सुनैना बहू घबराई हुई है। क्या? हमारा भाई तकलीफ में है? जमींदार साहब, एक बार फोन मिलाकर बात करवा दो, मेरा तो मन घबरा रहा है। हेलो माला दीदी, हेलो। सुनैना फोन पर रोने लगती है। सूरज का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके कई चोटें आई थी। सूरज को खून की जरूरत थी जो उसकी बहनें ही उसे दे सकती थी, और अस्पताल में सूरज की हालत देखकर सारी बहनें फूट फूट कर रोने लगी। सूरज को बचा लो माला दीदी, उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। घबराओ नहीं सुनैना भाभी, हमारे भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम अपने भाई को कुछ नहीं होने देंगे। सारी बहनें मिलकर सूरज को अपना खून देती हैं। सूरज को जितना खून चाहिए था उसे अपनी बहनों से मिल जाता है और भाई बहन के रिश्ते की जीत होती है। सूरज ठीक हो जाता है और अपनी बहनों से माफी मांगता है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, अपनी बहनों को अकेला छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो। मैं भी पैसों के अहंकार में रिश्तों को भुला बैठी थी। मैंने सूरज को आप सबसे दूर कर दिया। दीदी मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम दोनों रो मत। मेरे प्यारे भैया, हमारे होते हुए तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है। मधु, पूजा, मेघा, सीमा, वर्षा, किरण, चलो हम सब मिलकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं और इस रक्षा सूत्र को बांधकर इसकी नजर उतारते हैं। इसकी सारी बलाएं ले लेते हैं। हमारा प्यारा भैया जुग जुग जिए, हम सब यही कामना करते हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी आपस में मिल जाता है।